नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 रसायन विज्ञान का लेसन कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन कर रहे थे। हमने इसके दौरान कार्बन के बारे में जाना, कार्बन के अपर रूपों के बारे में जाना, साथ ही हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम क्रियात्मक समूह किस प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे और कुछ एक्टिविटीज कार्बन से संबंधित उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं बच्चों। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह होता क्या है? तो कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उसके अंदर परमाणुओं का एक ग्रुप समूह जुड़ता है और वो जो परमाणु का जो समूह है वो उसके अंदर एक विशेष रासायनिक गुण उत्पन्न करता है। क्रियात्मक समूह की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ जब क्रियात्मक समूह की हम बात करेंगे तो क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो क्रियात्मक समूह के बारे में जब हम जानकारी लेंगे बच्चों, तो क्रियात्मक समूह क्या है? तो क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणु और परमाणुओं का क्या है, समूह है, जो विशेष प्रकार से जुड़ा होता है और कार्बनिक यौगिक रासायनिक अभिक्रिया का ये क्षेत्र है। परिभाषा के रूप में बात करें अगर हम, तो कार्बनिक यौगिक के अंदर हम देख रहे हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, जब क्रियात्मक समूह की हम बात कर रहे हैं तो दो चीजें अपने को देखनी है। एक तो परमाणुओं का क्या है, समूह है, परमाणु का क्या है, समूह है, और इसके जुड़ने पर क्या बदल जाते हैं, तो रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। अलग अलग क्रियात्मक समूह के रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्रियात्मक समूह के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग गुणधर्म हो जाते हैं इनके। अगर मैं बात करूं क्रियात्मक समूह के बारे में, तो क्रियात्मक समूह में जैसे हम बात करें, पहला जो समूह बात करें वो है हेलोजन। हेलोजन समूह जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में होता है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में होता है। और वर्ग 17 में तत्व कौन कौन से आते हैं? वर्ग 17 में आपको ऐसे याद रखना है, फिर कल बहार आएगी आंटी, फिर कल बहार आएगी आंटी। तो इसमें से ये जो तत्व हैं ये हेलोजन तत्व हैं, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ते हैं। अगर एथेन के साथ क्लोरीन जोड़े तो क्लोरो एथेन, ब्रोमीन जोड़े तो ब्रोमो एथेन, आयोडो एथेन, आयोडोमेथेन, क्लोरोमेथेन, तो इस तरह इनके नाम हो जाते हैं। तो वर्ग 17 में ये तत्व हैं। और हम इसको ट्रिक में देखें तो फिर कल बहार आएगी, फिर कल बहार आएगी। एक रेडियो एक्टिव भी है एस्टेटिन, जिसको हम कहते हैं आंटी। फिर कल बहार आएगी आंटी, याद रह जाएगा आपको, आंटी को याद रखना है। फिर कल बहार आएगी आंटी कौन सा वर्ग है? तो वर्ग 17 है। वर्ग 17 क्रियात्मक समूह जो है, क्रियात्मक समूह जो है वो कहलाता है कौन सा? हेलोजन समूह। कौन सा? हेलोजन, हेलोजन समूह। आगे बात करें बच्चों, तो दूसरा जो क्रियात्मक समूह जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है एल्कोहल। कौन सा? एल्कोहल। एल्कोहल जो समूह है, अगर हम इसको व्यक्त करें तो इसका जो सूत्र देखेंगे वो देखेंगे हम ROH। यहां जहां पर भी मैं R लिख रहा हूं इसका मतलब है, R का तात्पर्य है एल्किल समूह से। एल्किल समूह से यानी कार्बन हाइड्रोकार्बन्स की एक लॉन्ग चेन को पूरा नहीं लिखकर मैं क्या लिख देता हूं, R से इसे व्यक्त कर देता हूं। तो ROH क्या है? एल्कोहल समूह है, याद रह जाएगा बिल्कुल। तो एल्कोहल जब समूह आता है तो अनुलग्न काम में लेते हैं हम ऑल। सफिक्स क्या काम में लेते हैं? ऑल। जैसे अब समझे और आसान करते हैं हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ये CH4, इसे क्या कहेंगे? मेथेन।
अब इसमें क्या बनाना है? एल्कोहल, इसे कहेंगे ऑल। तो क्रियात्मक समूह होने के लिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी OH जब जुड़ेगा तो कार्बन की संयोजकता, अगर मैं इसकी बात करूं तो कितनी है? 4 है। और चारों पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर मैं OH को वहां जोड़ूं तो हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH और इस हाइड्रोजन को हटा के क्या आ गया? OH। तो अब मेथेन से जो मेथेनॉल है उसका सूत्र होगा CH3OH, और इसे कहेंगे क्या? मेथेनॉल। बताना ये चाह रहे हैं हम यहां पर, एल्कोहल बनाने के लिए एक हाइड्रोजन अपनी जगह देगा, एक हाइड्रोजन अपनी जगह देगा। अगर यहां हम एथेन की बात करते बच्चों, अगर यहां एथेन की बात करते, एथेन प्लस ऑल, एथेन का सूत्र सभी को याद होगा, दुगने से दो अधिक, तो C2H6। और ऑल के लिए OH जुड़ना है। OH कब जुड़ेगा? जब यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। तो जब एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये हो जाएगा C2H5, और यहां से इसमें साथ जुड़ जाएगा OH। इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। तो इस तरह एल्कोहल बनते हैं। अगर मैं बात करूं यहां प्रोपेनॉल की, तो प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेन में दुगने से दो अधिक प्लस ऑल OH। OH जब जुड़ेगा, जब एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, एक हाइड्रोजन हटा तो C3H7 और OH। ये क्या बन गया? ये बन गया प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। बताना ये चाह रहे हैं हम, एल्कोहल जब क्रियात्मक समूह है तो अनुलग्न काम में आ रहा है ऑल। अनुलग्न क्या काम में आ रहा है बच्चों? ऑल काम में आ रहा है। आगे हम बात करते हैं, एल्कोहल के बाद में अगर हम बात करें तो क्रियात्मक समूह आता है एल्डिहाइड। कौन सा क्रियात्मक समूह? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के लिए बच्चों RCHO, RCHO याद रह जाएगा। अगर और यहां जो अनुलग्न काम में लेते हैं, जहां CHO जुड़ा होता है, तो अनुलग्न जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है एल। क्या काम में लिया जाता है? एल। जैसे मेथेन यानी CH4 जो है, CH4 जो है, अगर कोई भी नहीं हो तो यहां अगर आ जाता है RCHO, और यहां एल्किल समूह की जगह केवल H आता है और बन जाता है HCHO, तो इसे कहेंगे बच्चों मेथेनेल। क्या कहेंगे? मेथेनेल। एक कार्बन वाले से बन रहा है मेथेनेल, याद रह जाएगा, मेथेनेल। HCHO, HCHO मेथेनेल बन जाएगा ये। इसका जो कॉमन नाम है वो ज्यादा चलन में आता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह बच्चों अगर यहां एक कार्बन और आ जाता, यानी CH3CHO आ जाता, तो अब दो कार्बन हो गए, तो ये हो जाता एथेनेल। क्या हो जाता बच्चों? एथेनेल। लेकिन इसका कॉमन नाम ज्यादा चलन में है, वो है एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड। इस सब में समझा रहा हूं, आगे पूरी की पूरी सारणियां हैं, आपको और समझना हो नोट्स में पूरी की पूरी सारणियां हैं। तो अब इसका नाम हो गया एसीटेल्डिहाइड। अगला हम देखें तो कीटोन। कौन सा? कीटोन। कीटोन जो है क्रियात्मक समूह
इसमें दोनों तरफ तो R होगा और कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से, R का मतलब हमने कहा एल्किल समूह, एल्किल समूह। दूसरे को मैंने R डैश लिखा है, यानी ये एल्किल समूह ये नहीं है, दूसरा है, भिन्न है इससे। तो यहां हम बात करें तो एक सूत्र बनाए अपन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। अब यहां बच्चों कितने कार्बन हो गए? 3। जब कीटोन है तो अनुलग्न क्या काम में आता है? ओन। क्या काम में आता है? ओन। कितने कार्बन है? 3, तो इसे बोलेंगे प्रोपेनोन। क्या बोलेंगे? आगे देखते हैं। अगला जो क्रियात्मक समूह है अपने, वो है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह। जब कार्बोक्सिलिक की बात करें तो यहां COOH, इसको लिखने का तरीका इस तरह से है, C डबल बॉन्ड और इधर OH है। ये कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है। और जब कार्बोक्सिलिक समूह आता है तो अनुलग्न के रूप में हम लगाते हैं ओइक अम्ल। कौन सा अम्ल लगाते हैं बच्चों? ओइक अम्ल। तो R की जगह में H लगाऊं और COOH, ये O ऊपर लिख के इस तरह लिख दिया मैंने। अब इसका नाम, कार्बन कितना इसमें? 1 है, अनुलग्न क्या है? ओइक, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। यदि यहां CH3 आ जाता, इसका कॉमन नाम ज्यादा चलन में है, कॉमन नाम इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। बिच्छू और चींटी के डंक में पाया जाता है, पढ़ चुके हैं अपन, फार्मिक अम्ल। इसको बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे एथेनोइक अम्ल। सामान्य नाम के रूप में इसी को हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं बच्चों? एसिटिक अम्ल। तो इस तरह हमने एल्कोहल देखा, एल्डिहाइड देखा, कीटोन देखा, कार्बोक्सिलिक देखा। तो जब हेलोजन है, पहला क्रियात्मक समूह हेलोजन, तो हेलोजन ज्यादातर पूर्व लग्न में काम में ही आता है। और क्या क्या काम में आते हैं पूर्व लग्न के रूप में? क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये हेलोजन के लिए हम काम में लेते हैं। दूसरा क्रियात्मक समूह हमने देखा एल्कोहल। एल्कोहल के लिए अनुलग्न के रूप में हम क्या काम में ले रहे हैं? ऑल। क्या काम में ले रहे हैं? ऑल। तीसरा तीसरा हमने देखा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम क्या काम में ले रहे हैं? एल। चौथा हमने कीटोन लिया, कीटोन में अनुलग्न के रूप में हमने क्या काम में लिया? ओन। पांचवा हमने कार्बोक्सिलिक लिया, और यहां अनुलग्न के रूप में क्या काम में लिया? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, ROH, RCHO, RC डबल बॉन्ड OR डैश, RCOOH। इस तरह हमने क्रियात्मक समूह जो है वो हमारे लेसन में जो दिए हुए हैं वो मेन क्रियात्मक समूह इस प्रकार से दिए हुए हैं। देखते हैं दोस्तों, हेलोजन की हमने बात करी, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो
ये इन तत्वों के लिए आता है। एल्कोहल के लिए हम बात करें, क्रियात्मक समूह है जो श्रृंखला में जुड़कर अणु बनाता है। OH है जिसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं हम। OH जो है वो जुड़ जाता है तो ऑल अनुलग्न काम में लेते हैं। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथिलोन हमने देखा था अभी। एल्डिहाइड है, अभी हमने पढ़ लिया, RC डबल बॉन्ड O और OH, यही हमने यहाँ पर लिया है, तो इसे हम एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। कीटोन में मैंने बात की 2 R है और यहाँ कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जुड़कर अन्य अणु का निर्माण करता है, तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है। अनुलग्न क्या काम में आता है? ओन। क्या काम में आता है? ओन। ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, एसीटोन। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से द्विआबंध से जुड़ा होता है। RCOOH, RCOOH, इसका जो अनुलग्न है वो हम काम में लेते हैं ओइक अम्ल। कौन सा अम्ल? ओइक अम्ल। आगे बात करें बच्चों, सजातीय श्रेणियों का उदाहरण। सजातीय मतलब जिनकी क्रियात्मक समूह समान रहता है, जैसे इन सभी के अंदर जो क्रियात्मक समूह काम में आ रहा है वो आ रहा है क्लोरीन, तो सब में शब्द काम में लेंगे क्लोरो। जब मेथेन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, यहां हो जाएगा क्लोरो एथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन। इसी तरह यहां ब्रोमोमेथेन, क्या नाम होगा इसका? ब्रोमोमेथेन, इसका नाम होगा ब्रोमो एथेन। इसी तरह ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन। इसी तरह यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ नाम हो जाएगा आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन। यहाँ हो जाएगा आयोडोएथेन, आयोडोएथेन, आयोडोप्रोपेन, आयोडोब्यूटेन, आयोडोपेंटेन, आयोडोहेक्सेन। ये हमने अभी देखा ही था। एल्कोहल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल नाम हो जाएगा। सजातीय श्रेणी बन रही है, नहीं बन रही है? यहां बात करें तो ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा इस तरह से। तो ओइक अम्ल कब काम में आ रहा है अपने? ओइक अम्ल कब काम में आ रहा है? जब COOH अनुलग्न के रूप में आ रहा है, पढ़ चुके पढ़। ऑल कब काम में आ रहा है अपने? जब R के साथ में OH काम में आ रहा है, तो यहां तो बनेगा मेथेनोइक अम्ल और यहां बनेगा मेथेनॉल, सेम के लिए। तो यहां केवल नाम ही नहीं बदल रहा है, केवल मेथेनोइक और मेथेनॉल नाम ही नहीं बदल रहा है, उसके गुणधर्म भी बदलते हैं। जब ये परमाणु का समूह साथ में जुड़ता है तो उसके गुणधर्म भी पूरी तरह क्या हो जाते हैं? बदल देता है। यानी मेथेनोइक के और मेथेनॉल के गुणधर्म अलग अलग होंगे। आगे देखते हैं, आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गुणधर्मों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गुणधर्मों पे, जैसे सजातीय श्रेणी बढ़ेगी उसका आणविक द्रव्यमान भी बढ़ेगा। हमने कल एक एक्टिविटी करी थी, तो उसके साथ में उसका गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। सजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणों में क्रमबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता है। आगे बात करें नामकरण की। नामकरण के लिए कार्बन जो परमाणु है उसमें हम ये संख्या देख चुके हैं कि कार्बन जो है अगर वो 1 है, कार्बन यदि 1 है तो उसे हम कहेंगे मेथ, 2 है तो उसे कहेंगे एथ, 3 है तो उसे कहेंगे प्रोप, 4 है तो उसे कहेंगे ब्यूट, 5 है तो उसे कहेंगे पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सब अपन पढ़ लेंगे आगे सारणी में। अगर ये कार्बन एल्केन श्रेणी के लिए है तब नाम हो जाएगा मेथेन, एथेन,
प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन वगैरह। लेकिन द्वियाबंद के लिए 2 कार्बन होने चाहिए, त्रियाबंद के लिए 2 कार्बन होने चाहिए, तो इसलिए मेथिन नहीं होगा कभी भी। एल्कीन में जो पहला सदस्य होगा वो होगा एथीन, फिर आएगा प्रोपीन, फिर आएगा ब्यूटीन, फिर आएगा पेंटीन। इसी तरह बच्चों जब बात करेंगे एल्काइन श्रेणी की, तो वहां पर भी 2 कार्बन होने चाहिए, 1 कार्बन में बनेगा ही नहीं, तो कभी भी मेथाइन नहीं होगा, कभी भी मेथाइन नहीं बनेगा। तो जो पहला सदस्य बनेगा वो बनेगा एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। अब अगर यहां इसी सीरीज के साथ में एल्कोहल जुड़े तो क्या बने भाई? मेथेनॉल, एथेनॉल, वैसे कर चुके हैं अपन, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल। अगर यहां एल्डिहाइड जुड़े तो ये बने मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल, पेंटेनेल। तो इस तरह कार्बनिक यौगिकों का हम नामकरण कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये अपन ने सब कर लिया है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन। अगर क्लोरीन के साथ हो तो क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन। अगर ब्रोमीन के साथ हो तो ब्रोमो लगाना है सबके आगे, वही एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन रहेगा। अगर आयोडीन के साथ हो तो आयोडोमेथेन, आयोडोएथेन, आयोडोप्रोपेन, आयोडोब्यूटेन, आयोडोपेंटेन, आयोडोहेक्सेन रहेगा। ये हमने देख लिया है। एल्कोहल के साथ अभी हमने टेबल बनाई, अगर CH3OH है तो मेथेन प्लस ऑल, मेथेन प्लस ऑल तो नाम हो जाएगा मेथेनॉल। यहाँ एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल, प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल और हेक्सेनॉल। ये उदाहरण भी हमने देख लिया है। अगर मैं बात करूं यहाँ दहन की, कार्बनिक यौगिक के दहन की, तो दहन यौगिकों के वायु की उपस्थिति में जलकर जल और CO2 देने की प्रक्रिया है। दहन में जो है क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? दहन कहलाएगा। मेथेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर दहन हो रहा है या मेथेन का, और एक हो रहा है मेथेनॉल का, मेथेन का दहन हो रहा है और मेथेनॉल का दहन हो रहा है, तो दोनों में क्या क्या चीज बन रही है? जल बन रहा है और CO2 बन रहा है। जल बोले तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, दोनों में ये उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पर भी CO2 और जल बन रहा है, यहां पर भी CO2 और जल बन रहा है। आगे बात करें ईंधन के रूप में कार्बन की, अगर हम बात करें तो कार्बन यौगिक जलने पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, एक सवाल है समावयवता का। समावयवता, एक से अधिक रूपों में उसको प्रेजेंट करना। तो सबसे पहले जो दिया है वो N पेंटेन का दिया है। पेंटेन के कितने समावयवी हैं? पेंटेन मतलब 5 कार्बन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। इसको कितने रूपों में लिखा जा सकता है? तो सबसे पहले कितने प्रकार से? तो 3 रूपों में इसको लिखा जा सकता है। नंबर 1 N पेंटेन नॉर्मल, 2 नंबर पे 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आगे देखते हैं हम, देखो ये पेज ले लेते अपन। दिया क्या है अपने को प्रश्न में? अपने को कहा है पेंटेन के लिए संरचनात्मक आप समावयवी लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं किसकी बात? पेंटेन की। तो पेंटेन का जो पहला समावयवी है वो है N, जो नॉर्मल चेन है, N वाला पेंटेन, यानी 5 कार्बन है
1 2 3 4 5। एक तरीका तो इसको लिखने का ये है। दूसरा तरीका इसको लिखने का है वो है 1 2 3 4 और एक कार्बन साइड में आ जाए। तीसरा तरीका इसका लिखने का है 1 2 3 कार्बन, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये तीन तरीकों से हम इसे लिख सकते हैं। वापस और समझाते हैं। इसको लिख रहे हैं हम पेंटेन को। कार्बन कितने होंगे? 5। तो एक तरीका तो इसका सिंपल नॉर्मल चेन बन जाए। दूसरा तरीका चेन एक जगह से एक बार मुड़ जाए, चेन 2 बार मुड़ जाए। कार्बन सभी में काउंटिंग 5 आएगी आपके। यहां पर भी 5 आएगी, यहां पर भी 5 आएगी और यहां पर भी 5 आएगी। इसको तीन तरीकों से लिख सकते हैं। जो पहला तरीका है इसमें जब हाइड्रोजन भरेंगे तो यहां 3 2 2 2 और 3, यहां भी 3 3 3 1 2। संयोजकता बराबर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? एक इधर से जुड़ा हुआ, 3 बच गए, एक और एक 2 और 2 4, यहां 3 3 3 और 3। सभी में कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है। गिन लें, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12। 3 और 2 5 6, 3 9 और 3 12। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। लेकिन सबके नाम अलग अलग होंगे। इसको हम कहेंगे एन पेंटेन। क्या कहेंगे बच्चों? एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। यहां 2 नंबर पे मेथिल समूह है, 2 मेथिल। 2 नंबर पे मेथिल समूह, तो 1 2 3 और 4 कार्बन रह गए, तो इसे हम कहेंगे ब्यूटेन। यहां 1 2 और 3, 2 नंबर पे मेथिल है 2 बार, इसको कहेंगे 2 2 डाई मेथिल पेंटेन, सॉरी प्रोपेन। तो इस तरह है पेंटेन जो है 5 कार्बन वाले, उसके 3 संरचनात्मक समावयवी संभव है। पहला कौन सा? नॉर्मल पेंटेन। दूसरा 2 मेथिल ब्यूटेन। तीसरा 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। अगला प्रश्न है, कार्बन के वे कौन से 2 गुण हैं जिसके कारण चारों ओर कार्बन भारी संख्या में देखते हैं? कौन कौन से गुण है भाई? कि कार्बन के अंदर कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 होती है, जिसके कारण वो दे भी सकता है और ले भी सकता है। सहसंयोजिक बंध बनाते हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, इन सब के साथ वो आसानी से जुड़ सकता है। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स वो बनाता है। साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बंधु संरचना बनाइए। साइक्लोपेंटेन का मतलब चक्र के अंदर एक, अगर मैं बात करूं 2 3 4 और ये 5 कार्बन बनाए हैं अपन ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। प्रत्येक कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन से हर जगह जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कार्बन 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसी तरह सब में हाइड्रोजन अपने को लेना है। ये मैं लाइन खींच रहा हूं या डॉट है, ठीक है। इसी तरह संरचना ये बनी है। कलर अलग कर ले बोले, तो ये साइक्लोहेक्सेन की एक संरचना है। साइक्लो मतलब चक्रीय में, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चक्र में, साइकिल का चक्र होता है जैसे। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं बनाइए। कौन कौन सी यौगिकों की संरचनाएं बनाई है? नंबर 1 एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, इसको तोड़ते हैं अपन, एथेन प्लस ओइक अम्ल। ओइक अम्ल का मतलब है COOH है भाई कहीं, और एथेन का मतलब एक कार्बन है कहीं। ये कार्बन इससे जुड़ गया, कितनी हाइड्रोजन बाकी रह गई? 1 2 और 3, ये बन गया एथेनोइक अम्ल। फिर बात करें ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन की संरचना 1 2 3 4 और 5।
यहाँ 3 2 2 2 3 लिखते हैं, बराबर करिए ना। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। एक यहां से जुड़ी हुई है तो 3 खाली, दो साइड से जुड़ी हुई है 2 खाली, दो साइड से जुड़ी हुई है 2 खाली, दो साइड से जुड़ी हुई है 2 खाली, एक से जुड़ी हुई है तो 3 खाली। अब ब्रोमो जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, बाहर वाला हटा लेते हैं अपन, ये 2 कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से माइनस कर लेते हैं, और यहां क्या आ जाएगा इसकी जगह? ब्रोमो। आगे देखते हैं। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन में कितने कार्बन आने हैं? 4 कार्बन आने हैं, एक आर इधर एक आर इधर, तो यहाँ डबल बॉन्ड ओ कर लेते हैं। अब देख लो, यहाँ बाहर वाले में 3, बाहर वाले में 3, 2 3 4 पूरा 2, तो यहाँ 2, ये ब्रोमेन। अगला है हेक्सेनल 6, और हेक्सेनेल है, क्या है? हेक्सेनेल। तो यहां पर एक जगह CHO आ जाएगा, अपन ले लेते हैं इसको, हेक्सेनेल, हेक्सेन प्लस एल, हेक्सेन प्लस एल। तो यहां कितने कार्बन आएंगे? 6, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आ गए, बिल्कुल आसान है। हेक्सेनेल 1 2 3 4 5 और 6, CHO, ये कार्बन तो पूरा हो गया। इसके पास में 3, इसके पास में 2, इसके पास में 2, इसके पास में 2, इसके पास में 2, 2 और 2 4, बिल्कुल। तो इस तरह से ये किसकी संरचना बनी? ये हेक्सेनेल की स्ट्रक्चर हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। आप निम्नलिखित यौगिकों का नाम कैसे देंगे? इसका नाम कैसे देंगे? इसका नाम कैसे देंगे? तो ये है बच्चों CH3, CH2 और Br। तो Br को हम कहेंगे ब्रोमो। क्या कहेंगे? ब्रोमो। ये क्या है? 2 कार्बन है तो इसको कहेंगे एथेन। तो इसका नाम बन जाएगा ब्रोमो एथेन। क्या जाएगा? ब्रोमो एथेन। फिर अगला देखो, यहाँ पे कुछ है क्या ट्रिपल बॉन्ड के आगे? अच्छा, शायद देख लेते हैं जो भी। पहले इसको देखते हैं। दूसरा, एक कार्बन है, CHO है, O है तो L लग जाएगा, एक कार्बन है तो मेथेन है, तो मेथेन प्लस L हो जाएगा मेथेनेल। फिर तीसरा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो एग्स, और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है तो प्लस आइन, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों हेक्साइन। क्या नाम हो जाएगा? हेक्साइन। आगे हम बात करते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे नेफ्थलीन, कपूर, एल्कोहल को स्पेचुला पर लेना है और उन्हें जलाना है। ज्वाला की प्रकृति का निरीक्षण करना है, धुआं कैसा उत्पन्न होता है। तो यहाँ अगर हम कपूर को जलाते हैं और एल्कोहल को जलाते हैं, ठीक है, कपूर को जलाते हैं और एल्कोहल को जलाते हैं, तो कपूर और एल्कोहल जो है वो संतृप्त होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? संतृप्त होते हैं। तो संतृप्त होने के कारण ये जो है वो नीले रंग की लौ के साथ जुड़ते हैं। कौन सी लौ के साथ जुड़ते हैं? नीले रंग की लौ के साथ जुड़ते हैं। संतृप्त जो है संतृप्त में कौन कौन आए? कपूर आ गया और एल्कोहल आ गया। तो इनकी जो लौ है वो किस रंग की आएगी? नीले रंग की। किस रंग की आएगी? नीले रंग की। दूसरी तरफ असंतृप्त की अगर हम बात करें तो असंतृप्त जो है उसके अंदर हमें नेफ्थलीन दिया हुआ है। ये जो है वो काले रंग की लौ के साथ या कालिक उत्पन्न करता है, काले धुआं के साथ ये जलता है, क्योंकि ये क्या है? ये असंतृप्त है। तो यही पर हमारे का निष्कर्ष है,
नेफ्थलीन बहुत सारे काले धुएं और पीली लौ के साथ जलता है, इसलिए नेफ्थलीन क्या है, असंतृप्त यौगिक है। संतृप्त और असंतृप्त की परिभाषा हम पहले देख चुके हैं। इस गतिविधि से पता चलता है कि संतृप्त यौगिक नीली लौ के साथ जलते हैं और असंतृप्त यौगिक पीली काली लौ के साथ जुड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के लपटो धुओं की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए बुनसन बर्नर को जलाएं और एक छेद को समायोजित करें। आपको नीली लौ कब मिलती है? कोई भी बर्तन काला कब होता है? बर्तन काला तब होता है जब उसको छेद जो है वो बंद हो, है ना। तो यहाँ छेद बंद होने पर हमें ज्वाला मिलती है और उसे पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए पीली काली लौ पैदा करती है। और अगर छेद खुले होते हैं, है ना, बर्तन के छेद खुले होते हैं तो गैस का पूरा दहन होता है और नीली लौ उत्पन्न होती है। जलने के समय ऑक्सीजन की मात्रा ज्वाला के रंग के लिए उत्तरदायी होती है। आगे के कुछ गुण जो हैं वो देखते हैं। जैसे ऑक्सीकरण का एक दिया है। ऑक्सीकरण क्या चीज है? ऑक्सीजन का अगर बात करें ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण जो है जिसमें किसका योग होता है? ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ऑक्सीकरण में दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, एक तो ऑक्सीजन का योग, एक हाइड्रोजन की कमी। ऋण विद्युतीय तत्व का योग, वो भी ऑक्सीकरण है, और धन विद्युतीय तत्व में कमी, वो भी ऑक्सीकरण है। तो इस प्रकार बच्चों ऑक्सीकरण जो है उसका एक उदाहरण दिया हुआ है। ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता रखता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। यहाँ ऑक्सीकरण के अंदर एल्कोहल में क्या डाला है? KMnO4 डाला है और कुछ बूंदे डालने के बाद रंग परिवर्तन देखा है। ये रंग परिवर्तन क्यों नहीं होता, ये हम अगली एक्टिविटी, अगले क्रियाकलाप में जो हमारा अगला लेसन है उसमें हम देखेंगे। तो ये रंग परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है, रंग परिवर्तन किस प्रकार होता है, KMnO4 का क्या रोल होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट किस काम में आता है, तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हम देखेंगे। आज हम जो क्रियात्मक समूह पढ़ रहे थे वो क्रियात्मक समूह की हमें समझ बन गई होगी। क्रियात्मक समूह का कैसे किस प्रकार नामकरण होता है। हम दैनिक जीवन में अगर एल्कोहल शराब है तो ये एथेनॉल है, कि किस प्रकार हमारे जीवन में उपयोगी भी है, और इन क्रियात्मक जो समूह वाले यौगिक हैं किस तरह रासायनिक गुणधर्म जो हैं इनके अलग अलग हो जाते हैं, ये सब हमने देखा। आगे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे। तो जुड़े रहिए और ये क्लासेज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यूट्यूब पे ये क्लासेज निःशुल्क है, इनका फ़ायदा लीजिए। एप्लीकेशन पे जाइए, आपको वहाँ पूरी क्लासेज सीरियल से भी मिल जाएगी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में डालें, और कोई प्रश्न आंसर हो तो आप ज़रूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।